यार तुमने इसको तो देखा ही होगा। अब इसके एल्विश भाई रहते हैं हरियाणा में। हरियाणा में 2 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसके बराबर पॉपुलेशन वाला है यस श्रीलंका। और वहीं हरियाणा से आधी पॉपुलेशन वाली एक कंट्री है बेल्जियम। इन दोनों कंट्रीज के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत सारे निमोनिक्स और एनिमेशन के साथ। बस तुम्हें इस 15 मिनट के वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि तुम्हारी एक्सप्लेनेशन वहा एक्सप्लेनेशन बन जाए। और अगर तुम्हें डिटेल्ड वन शॉट चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। पढ़ ले अक्षय के साथ, पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब करो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक फॉर योर सोहा एक्सप्लेनेशन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन सो दैट इट बिकम्स इंडियाज बेस्ट रिवीजन सीरीज। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर हमारा एनसीईआरटी में शुरू होता है कंपैरिजन के साथ। कंपैरिजन किसका किया गया है? एक कंट्री है यूरोप में बेल्जियम, कंपैरिजन कर रहे हैं हरियाणा के साथ। अरे भाई हरियाणा तो एक स्टेट है, बट सोचो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी आ गई कि हरियाणा एक स्टेट होते हुए इस कंट्री के बराबर है साइज में, और इसकी पॉपुलेशन यानी कंट्री की पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी है। और पता है जैसे हरियाणा में लोग बोलते रहते हैं गर्लफ्रेंड लाओ ना, गर्लफ्रेंड लाओ ना, जीएफ लाओ ना, जीएफएलएन। ये हमारी कंट्री बेल्जियम भी सराउंडेड है जीएफएलएन से। मतलब इसके नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, एल से लग्जमबर्ग और एन से यस। ये तो हो गई बाहर बाहर की बातें। आओ कंट्री के अंदर चलते हैं। जब तुम कंट्री के अंदर जाओगे तुम्हें देखने मिलेगा कि हमारे बेल्जियम में जो नॉर्थ वाला साइड है, नॉर्थ वाले साइड को बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। और यहाँ पे पूरी कंट्री के 59% पॉपुलेशन रहती है जो बोलती है डच लैंग्वेज। याद कैसे रखेंगे? एफडी, फ्लेमिश एंड डच, जो 59% है। वहीं साउथ वाले रीजन को बोलते हैं वलोनिया। और डब्ल्यू ऐसे नीचे करके लिखते हो ना, तो नीचे यानी साउथ वाला रीजन है वलोनिया, जहां पे रहते हैं कितने? 40%। अब ये 1% कहां गए? तो 1% वाले एकदम कॉर्नर में जो ब्लू कलर वाले हैं, ये हैं जर्मन बोलने वाले लोग। बट वही जैसे हर कंट्री का होता है कैपिटल, इंडिया के अंदर बीच में देखोगे तो दिल्ली पड़ेगा हमारा कैपिटल, उसी तरह से इस बेल्जियम के भी बीचों बीच पड़ता है ब्रुसेल्स, जो इसका कैपिटल है। अब अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो तुम्हें देखने मिलेगा कि यहाँ पर खेल पलट जाता है। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा सीन है, क्योंकि यहाँ पर 80% पॉपुलेशन बोलती है फ्रेंच, वहीं 20% ही बोलती है डच। यानी पूरी कंट्री में देखोगे अगर ओवरऑल तो मेजॉरिटी में है डच, बट अगर हम चले जाएं कैपिटल के अंदर तो मेजॉरिटी में है फ्रेंच। यही उल्टा पुल्टा सीन चल रहा था इस कंट्री में, और इसीलिए यहाँ पर पावर के लिए लड़ाइयां होती रहती थी दोनों लैंग्वेज ग्रुप्स में, यानी फ्रेंच बोलने वाले में और डच बोलने वालों में। तो इस कंट्री ने 4 बार 1970 से लेकर 1993 में 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करी, जिससे ये कंट्री स्टेबल हुई, लड़ाई झगड़ा शांत हो गया और सब साथ साथ गोकुल धाम सोसाइटी की तरह मिलकर रहने लग गए। तो ये चेंजेस क्या है? तो तुम्हारा अगला टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम में ऐसे क्या क्या एकोमोडेशन किए गए, क्या क्या चेंजेस किए गए। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक याद कर लो, एक निमोनिक याद कर लो, जिसका नाम है मिनिस्टर्स सुधारेंगे ब्रुसेल्स। यानी पहला पॉइंट है मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर्स की इक्वल पॉपुलेशन कर दी गई। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स रहेंगे, ताकि दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे, 50-50%। एंड अगला है सुधारेंगे, एस से सुधारेंगे, एस से सबऑर्डिनेट। यानी अब जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी। ये नहीं कि ये हमारे से नीचे रहेगी कि कुछ भी पूछना हो तो सर सर क्या हम ये कर सकते हैं, सर सर क्या हम ये कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, वो उसके जूनियर नहीं मानी जाएगी। इसी को बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्टर्स सुधारेंगे ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स से पॉइंट यही है कि ब्रुसेल्स के अंदर भी वही 50-50% किया गया, यानी वहां पर भी जो गवर्नमेंट रहेगी दोनों लैंग्वेज ग्रुप्स के 50-50 मिनिस्टर्स रहेंगे। देखो कंट्री में भी 50-50 और ब्रुसेल्स यानी कैपिटल में भी 50-50। मतलब कि अब जब भी कोई भी नया लॉ को एक्ट बनाना है तो दोनों लैंग्वेजेस ग्रुप से मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट रहेगा कि अब बेचारा जो जर्मन वाले बोलने वाले 1% है ना, वो अकेला ना फील करे, इसलिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई। यानी सेंटर फिर स्टेट फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी नीचे लेवल की गवर्नमेंट, जो कि बेसिक मुद्दों को सॉल्व करेगी, छोटे मोटे लोकल मुद्दों को। अब ये 2 नहीं 3 बनाई गई, क्योंकि 3 लैंग्वेज ग्रुप्स थी, तो जर्मन वालों की अलग और फ्रेंच वालों की अलग और डच वालों की अलग। यहाँ पर इनको वोट भी उसी लैंग्वेज ग्रुप्स के लोग करके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव लाएंगे, ताकि अगर उस लैंग्वेज कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो तो वो आगे जाकर के रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह से ये सारे चेंजेस करके 1970 से 1993 तक इन्होंने पाली सुख, शांति और चैन। लेकिन इसी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का पालन नहीं किया हमारे श्रीलंका ने। श्रीलंका जो हमारे नीचे ही रहता है, आओ चल के देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। श्रीलंका ना बिल्कुल अकेला है, इसके आसपास कोई भी नहीं, क्योंकि एक आइलैंड नेशन है, यानी चारों तरफ सिर्फ पानी पानी है, इंडियन ओशन है। पता है श्रीलंका के अंदर 74% पॉपुलेशन है सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन। हाला एक लैंग्वेज है और 74% लोग ये बोलते हैं। और ये कौन से रिलीजन के हैं? ये फॉलो करते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन, यानी सबसे बड़ा रिलीजन श्रीलंका में कौन सा है? बुद्धिज्म। एंड देन 18% पॉपुलेशन बोलती है तमिल। इसके अंदर 2 डिवीजन है,
18% में 13% है नेटिव तमिल स्पीकर्स, यानी जो श्रीलंका के ओरिजिनल लोग हैं, और वहीं 5% इंडिया से गए हुए लोग हैं जो वहां जाते हैं और तमिल बोलते हैं। और इनका रीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन। सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि श्रीलंका की पॉपुलेशन ना हमारे दूध दही मक्खन वाले हरियाणा के बराबर है, 2 करोड़। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद रखना एग्जाम के लिए, दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। है भैया, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब है, जो बताया कि ये वर्ड देख के तुम्हें डर लग रहा है, बट डरो नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन जान लो। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है मेजोरिटी को ही सपोर्ट करना हर तरीके से। मेजोरिटी की बात मानो, जो भी कंट्री मेजोरिटी में है, जैसे इंडिया में हिंदूस मेजोरिटी में है और वहीं सिन्हाला वाले मेजोरिटी में है श्रीलंका में, तो सिर्फ अगर उन्हीं लोगों की बात मानी जाए, उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया जाए और माइनॉरिटी को इग्नोर कर दिया जाए, तो ये शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिशियल होता है, बट लॉन्ग टर्म में इस चक्कर में हो जाता है सिविल वॉर, जो आगे श्रीलंका में भी देखोगे। अब मेजोरिटेरियनिज्म की प्रैक्टिस इन्होंने करी कैसे, इन्होंने 1956 में एक एक्ट ला दिया, यानी एक कानून बना दिया जिसके थ्रू श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज बन गई ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हम याद करेंगे इस निमोनिक से, लंका बिगड़ गई, और यहीं से यार लंका बिगड़ गई, इसी से याद हो जाएगा तीनों पॉइंट जो तुम्हारे एग्जाम में आते जाता है। लंका मतलब एल से लंका, एल से लैंग्वेज, मतलब वहां पर सिन्हाला लैंग्वेज के लोगों को ही सपोर्ट करने लग गए और सिन्हाला लैंग्वेज को बना दिया गया सोल ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटायर नेशन। सेकंड पॉइंट, ई से बिगड़ गई, तो बी से बुद्धिज्म, यानी वहां पर बोला गया कि स्टेट फोस्टर एंड प्रोटेक्ट, तो मतलब एक ही रिलीजन को बचाओ, प्रोटेक्ट करो और इनको फेवर करो, जो कि बिल्कुल भी गलत है। और तो और थर्ड पॉइंट आता है क्या, बिगड़ गई, जी से गई, जी से गवर्नमेंट, यानी अब गवर्नमेंट जॉब्स में और यूनिवर्सिटी की पोजीशंस पे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट किया जाएगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट किसे, यस, सिन्हाला लैंग्वेज वाले लोगों को। और यही तुम्हारा थर्ड पॉइंट है कि गवर्नमेंट यूज प्रेफरेंशियल पॉलिसीज टू सपोर्ट सिन्हाला एप्लीकेंट इन यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन। तीनों पॉइंट में तुम्हें ये दिखेगा कि सपोर्ट किसको कर रहे हैं, जो मेजोरिटी में, इसी को तो बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। देखो हुआ क्या कि इसके बाद बहुत ही ज्यादा रूट गए, बिल्कुल दिल तनहा तनहा हो गया, किनका, तमिल वालों का होगा ही, क्योंकि उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। भाई ठीक है 18% है, बट सोचो भी तो। अब इन्हीं चीजों की वजह से जो तमिल बोलने वाले थे ना, वो बिल्कुल गुस्से में है, ये बिल्कुल आग बबूला है, और इनको एक फीलिंग ऑफ एलाइनेशन आ रही है। एलाइनेशन मतलब लगाव की फीलिंग, कि भाई हमारे बारे में तो कोई ध्यान ही नहीं देता है, गवर्नमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारा कल्चर क्या, हमारी लैंग्वेज क्या है, हमें भी तो कुछ सोचो यार, 3% ही सही, बट सोचो तो हमारे बारे में कुछ। अब हुआ क्या, इसका इंपैक्ट तुम्हारे एग्जाम में लिखने को आता है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, तो इसके भी 3 पॉइंट। इन्होंने पार्टीज और स्ट्रगल लॉन्च किए फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे इंडिया के अंदर दोनों लैंग्वेजेस ऑफिशियल हैं, इंग्लिश भी और हिंदी भी, तो वहां पर भी बोला गया कि भाई ठीक है, सिन्हाला को ऑफिशियल बना दिया, तमिल को भी बनाओ ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड सेकंड, बोला गया कि रीजनल ऑटोनॉमी दो। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब कि एक रीजन की इंडिपेंडेंस दे दो, कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पर हम रहते हैं, तो हमारा इंडिपेंडेंट कर दो भाई, हम अपना अपने से संभाल लेंगे, तुम इंटरफेयर मत करो। या फिर हमें जॉब्स में और अपॉर्चुनिटीज में इक्वल मौके दो। एंड थर्ड पॉइंट, 1980s तक तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई जिन्होंने एक सेपरेट तमिल इलाम की डिमांड कर दी। इलाम मतलब होता है स्टेट, सेपरेट स्टेट दे दो हमें भाई नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे जहां पे लोग रहते थे, ताकि वहां पर ये अपना सेपरेट हो जाए, आराम से रहे, और तुम तो अपना सिन्हाला सिन्हाला बुद्धिज्म खेलते रहो। बट ऐसा वो लोग सुनते नहीं है बिल्कुल भी, और इस चक्कर में हो जाता है सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या है, एक ऐसी सिचुएशन बन जाना कि बाहर से देखने पे वो वॉर लगे, बट एक्चुअल में वो उस कंट्री के अंदर के ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, यानी सिन्हाला वाले और तमिल वाले आपस में खूब क्लैश हुए और श्रीलंका बर्बाद। आज भी श्रीलंका की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दैट शोज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ ब्रुटैलिटी ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। अब तुम समझ गए होगे पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं प्रैक्टिकल रीजंस जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजंस, और एक होते हैं मोरल रीजन यानी बुकिश रीजंस। तो दोनों रीजंस दिखने को आ सकते हैं, इधर भी पॉइंट्स लिखे हुए, इधर भी पॉइंट सिंपल है, तो भाई कंफ्लिक्ट नहीं होता है, स्टेबिलिटी होती है, अच्छे आउटकम्स निकलते हैं। और इधर बुकिश रीजन क्या है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोगों को राइट्स होने चाहिए, और डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। तो ये दोनों टाइप के रीजंस तुम्हें लिखने होंगे एग्जाम में। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। की पावर शेयरिंग कितने तरीके से हो सकती है तुम्हारी बुक में, और कई नूब टीचर्स बताते हैं 4 रीजन, बट गधे एग्जाम में आएंगे 5 रीजन, तब क्या करेगा, तो तेरा मोए में हो जाएगा। इसलिए मैं 5 रीजन बता रहा हूं, यानी 5 टाइप की पावर शेयरिंग बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट वन इज वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल लाइन कैसे होती है, ऐसे होती है, मतलब एक एक एक, तो सेंटर, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर नीचे थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि कभी कभी कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है, और कभी कभी लोकल गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में पंचायती सिस्टम वगैरह चलता है। एंड इस सिस्टम में प्रॉपर ऑर्डर डिवाइड होता है, ऊपर वाली ज्यादा पावरफुल, फिर नीचे थोड़ा कम, फिर नीचे वाली एकदम कम पावरफुल। बट अगला एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जहां पर ऐसे सीधी लाइन खींच दो, हॉरिजॉन्टल यानी सीधी लाइन। अब यहाँ पर जेल लगा दो, बालों वाला नहीं, जेल वाला, JEL, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव।
ये 3 डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और इन्हें सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं। व्हाई? क्योंकि ये तीनों इक्वल लाइन पे हैं, देखो सेम लाइन पे, तो इक्वल पावर से, कोई ऊपर नीचे नहीं है वर्टिकल जैसा, इसलिए एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते रहते हैं कि कोई बहुत ज्यादा ही पावर ना ले ले। फिर कभी-कभी पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर के लिए लड़ रही हैं, उन्हें ही पावर शेयरिंग करनी पड़ जाती है। यार अभी जो रिसेंटली बिहार में गवर्नमेंट बनी, वो एक एनडीए गवर्नमेंट है, जहां पर बहुत सारी पार्टीज मिल करके आई हैं। सिर्फ अकेले बीजेपी तो पार्टी वहां पर गवर्नमेंट बना ही नहीं सकती, इसलिए नीतीश बाबू भी आए हैं और मोदी जी भी आए हैं, सब मिल करके बनाए हैं। इसी को बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट, जहां पर मिलजुल के सरकार बनानी पड़ती है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। इसके एग्जांपल यूपीए और एनडीए। फोर्थ टाइप इज पावर शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स, यानी कई सोशल ग्रुप जो सालों से बहुत ज्यादा बैकवर्ड रहे, उनको सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, उनको भी एक बराबर लाइन पे लाने के लिए उनमें पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पावर शेयर कर दी जाती है बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी। जैसे बेल्जियम में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलती है कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर, वैसे इंडिया में रिजर्वेशंस मिलते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस में, एससी एसटी ओबीसी और अब जनरल में ईडब्ल्यूएस क्लास को भी। लास्ट एंड फिफ्थ इज पावर शेयरिंग अमंग प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, यानी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं अलग अलग प्रोफेशन के। स्टूडेंट्स का अलग विंग होता है जैसे एबीवीपी, वहीं किसान का अलग होता है जैसे किसान यूनियन। इनमें भी पावर शेयरिंग इस तरह से की जाती है कि जब ये कुछ उठाते हैं मुद्दा, जैसे किसान आंदोलन कितना बड़ा मुद्दा था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ता है क्योंकि इनके पास भी तो पावर है ही। तो ये हो गए 5 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। आई होप ये रिवीजन तुम्हें पसंद आया। और जाते जाते मैं तुम्हें बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट इमेज है, ये कोalition गवर्नमेंट को दर्शाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के तुम्हारी स्क्रीन पे हैं। प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो पढ़लेख ऐप इंस्टॉल कर लो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनमें 24 आवर्स में पूरा सिलेबस कराया है अपने 24 आवर्स क्रैश कोर्स में, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ सीट्स बची रह गई हैं, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आ जाओ मिलते हैं क्रैश कोर्स।